अब हम लोग अपने 5वें अध्याय संघर्ष के युग का दूसरा टॉपिक राजपूत राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। राजपूत शासक के एक नए वर्ग के उदय और उसके उद्भव के संबंध में विवाद की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। बहुत ही विवाद इसके हुए हैं, ठीक है ना। प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद उत्तर भारत में कई महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों का उदय हुआ था। अगर देखा जाए जो भी राजपूत राज्य जो उद्भव हुए थे गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के विघटन के बाद, उसमें उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों जैसे कि हम बात करें कन्नौज के। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये मिलान में कहीं भी आ सकता है। कन्नौज के गहड़वाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान, ठीक है ना। कन्नौज के जो ये आपका जो गहड़वाल वाला जो वंश है, यहीं पे आपका जयचंद जो है गढ़वाल का ही था, जयचंद। और मालवा के परमार वंश, ओके, और भोज परमार जो था वो मालवा के परमार वंश से ही रिलेटेड था, ठीक है ना। और अजमेर के चौहान जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं, तराइन का युद्ध जिनका हुआ था, और गढ़वाल के राजा जयचंद्र की बेटी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो प्रेम प्रसंग की जो घटनाएं हैं वह इसी वंश से रिलेटेड है, ओके। और इस समय आधुनिक जबलपुर में कलचुरी है ना, कलचुरी थे। बुंदेलखंड में चंदेल थे। गुजरात में चालुक्य एवं दिल्ली में तोमर। देखिए, तोमर दिल्ली, चालुक्य गुजरात, चंदेल बुंदेलखंड, कलचुरी जबलपुर का इलाका आज का, ठीक है। और हाँ, चौहान अजमेर, परमार मालवा, गढ़वाल कन्नौज, ठीक है ना। ये 5-6 याद कर लीजिए। इसी में से मिलान आते हैं राजपूत का राज्य और उनका क्षेत्र क्या था और कौन से राजा किस राजवंश से संपर्क रखते थे। जैसे भोज परमार के थे, है ना। पृथ्वीराज चौहान आपका चौहान वंश के थे, ठीक है ना। जयचंद आपका गढ़वाल के थे। अगर आपको जाए खजुराहो में जितने मंदिर बने हैं वो किस राजवंश से बनाए थे, वो चंदेलों ने बनवाए थे, ठीक है ना। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर, ये सब जो है ये सब चंदेलों द्वारा बनवाया गया था। और चंदेलों की राजधानी खजुराहो ही थी। क्या था कि जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था वहाँ पे पालों का अधिकार था, पाल वंश का अधिकार था, और उनका बिहार पर भी अधिकार था। लेकिन जो ये कन्नौज के गढ़वाल थे, ये लोग उनको बिहार से ढकेल के उनको पश्चिम बंगाल तक सीमित कर दिए थे और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बना लिए थे। गढ़वाल लोग बनारस को दूसरी राजधानी बना लिए थे, ठीक है ना। और उधर बात किया जाए जो आपके चौहान वंश था आपका अजमेर का, वह दिल्ली के तोमर को हराकर दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लिए थे। परमार वंश के लोग, सॉरी, चंदेल वंश, चौहान वंश के लोग, ओके। फिर वो लोग जो है पंजाब को भी अपने हाथ पे करना चाहते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जब वो लोग दिल्ली तक पहुंच गए थे तो गढ़वाल और वो चौहान दोनों की सीमाएं टच होने लगी, जिसकी वजह से गढ़वाल और चौहान के बीच युद्ध होना एक आवश्यकता की चीज़ और एक प्राकृतिक कारण बन चुका था। और ये लोग जो आपस में लड़ने की जो ये इनकी प्रतिबद्धता थी, इसी की वजह से चौहानों में का पतन इसका मुख्य कारण था। और इसी वजह से जो आक्रमणकारी थे वो आक्रमण कर सके और सफल हो सके। राजपूत समाज का आधार कुल था, मतलब कि जो लोग चौहान वंश के जो लोग थे, परमार वंश के जो लोग थे, वो लोग अपने आप को किसी इंडिविजुअल को अपना एक मान लेते थे, अपना ये हमारे पूर्वज हैं और हम लोग उनके पूर्वज हैं, हम लोग उनके वंशज हैं, ठीक है ना। ये लोग आपस में एक परिवार के रूप में नहीं रहते थे, अपने आप को अलग अलग राजपूत घोषित करके चलते थे। इसी वजह से ये लोग एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा आतुर रहते थे। राजपूत जो है युद्ध को खेल समझते थे। इसी कारण से वह साथ ही भूमि तथा गोधन की भूख की वजह से विभिन्न राजपूत राज्यों के बीच हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। आदर्श राज्य वह माना जाता था जो दशहरे के त्यौहार के समय और उसके अगले दिन अपने पड़ोसी राज्य के ऊपर आक्रमण कर दे, वह आदर्श राजपूत राज्य माना जाता था। इस काल के जो अधिकांश राजपूत शासक आपके हिंदू के ध्वजधारी थे। हालांकि कुछ ने जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया। उन्होंने ब्राह्मणों और मंदिरों को मुक्त हस्त प्रदान दिए। ब्राह्मणों से विशेष सुविधाजनक स्थिति और जाति प्रथा के रक्षक होते थे। इसी कारण उन्होंने से कुछ राजपूत राज्यों ने ब्राह्मणों से कम दर पर भू राजस्व की वसूली का सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि ये राज्य भारतीय संघ के अंग नहीं बना लिए गए। इन सुविधाओं के बदले में ब्राह्मण राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों के वंशज के रूप में मान्यता देने को हमेशा तत्पर रहते थे। क्या था कि जो ब्राह्मण समाज था वह राजपूतों के द्वारा कम कर के आधार पर जमीन अपने पास रखते थे और उसके बदले राजपूत राजा जो होते थे वह ब्राह्मणों से अपने को एक सूर्यवंशी और चंद्रवंशी वंश के वंशज रूप से घोषित करवाते थे, और जो कि उस समय तक इन वंशों का
कोई भी अस्तित्व नहीं था पूरे समाज में, ये पता था, तब भी ये लोग ये काम करते थे अपनी आप को एक कीर्ति, अपने समाज को एक कीर्ति प्रदान करने के लिए। कहा जाता है कि 8वीं सदी से बाद के काल को और ख़ास तौर से 10वीं और 12वीं सदियों के बीच के दौर को उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जा सकता है। आज के कुछ भव्यतम मंदिरों का निर्माण इसी काल में हुआ था। इस युग में मंदिर निर्माण की को जिस शैली ने प्रधानता प्राप्त की वह नागर शैली कहलाती थी। यद्यपि इस शैली के नमूने लगभग पूरे भारत में देखे जा सकते हैं, तथापि इस शैली के मंदिरों के निर्माण के मुख्य केंद्र उत्तर भारत और दक्कन थे। इसकी विशेषता का निर्देश करने वाले मुख्य बात यह था कि गर्भगृह या देउल कहे जाने वाले अधिष्ठाता देवता कक्ष के ऊपर गुंबदनुमा छत बनी होती थी। ठीक है ना। इस समय नागर शैली की मंदिरें बनना शुरू हो चुके थे। कोणार्क का सूर्य मंदिर इसी समय बना था। खजुराहो का विश्वनाथ मंदिर भी इसी समय बना था। ये कोणार्क का सूर्य मंदिर दिख रहा है आपको, है ना, ये इसी समय बनाया गया था। ये गंग वंश एक शासक था आपका उड़ीसा में, उनके द्वारा ये बनाया गया था। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और कंदरिया महादेव मंदिर जो है इस शैली की संपूर्ण विशेषताओं को रूपित करते हैं। इन मंदिरों की दीवारों पर किए गए तक्षण इस बात के प्रमाण हैं कि इस काल में मूर्ति कला अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। ठीक है ना। इस समय मूर्ति कला का भी बहुत ज़्यादा बोलबाला हो चुका था। ओके। और जो है अगर बात किया जब लोग मंदिर की नागर शैली की, तो नागर शैली में जो है आपका एक प्रकार से वो उस समय के जो साम्राज्य था उसका प्रतीक माना जाता था। और नागर शैली और द्रविड़ शैली की मंदिरें, द्रविड़ शैली आपका साउथ में बनते थे और नागर शैली आपकी उत्तरी भारत में बनते थे। ठीक है ना। प्राचीन काल में क्या देखे कहता है कि नागर शैली की अपेक्षा द्रविड़ शैली के जो मंदिर थे वहाँ पे रत्नों से ज़्यादा उसे सुशोभित किया जाता था। लेकिन अब नागर शैली के मंदिरों को भी अच्छे से सोने चांदी जवाहरात और अच्छे अच्छे आभूषणों से उसे भरपूर उसे बनाया जाता था। ठीक है ना। जो सोमनाथ के मंदिर जो गुजरात में था, उस मंदिर की वजह से वह कई गांवों को वह जो है रोजगार पर प्रदान करवाता था और राज भी करता था। उस मंदिर के द्वारा राज भी किया जाता था कई क्षेत्रों में। इसी आकर्षण की वजह से ही महमूद गजनवी जैसे आक्रमणकारियों को भारत देश पर आक्रमण करने के लिए लालायित होना पड़ा। ओके। और अगर हम लोग और भी स्थान बात करें तो हम जैसे मथुरा, बनारस, दिलवारा का माउंट आबू में दिलवारा मंदिर आदि बहुत ही मंदिर बनवाए गए थे। दक्षिण भारत की मंदिरों के इस काल में भी उत्तर भारत की मंदिरों में भी अधिकाधिक विस्तार और अलंकरण का रुझान दिखाई देता है, जो मैंने आपको बताया अभी। ये क्या होते थे, ये सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे मंदिर। ओके। इसी वजह से ये सब होता था। राजपूत शासकों ने कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया। ओके। गुजरात में चालुक्य राज भीम का प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था। देखिए याद करिएगा, गुजरात के चालुक्य राज्य भीम का प्रसिद्ध मंत्री वास्तुपाल एक श्रेष्ठ लेखक था और उसने विद्वानों को एक बहुत ही प्रश्रय दिया था। माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण उसी ने करवाया था। ओके। जैन मंदिर जो था माउंट आबू में, उसकी स्थापना किसने करवाई थी? वास्तुपाल ने, जो चालुक्य राज्य भीम का प्रसिद्ध मंत्री था। और चालुक्य राज्य किस क्षेत्र में था? गुजरात राज्य में था। ओके। परमार राजाओं की राजधानी उज्जैन और धार भी संस्कृति विद्या के प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है ना। साथ ही इस काल में जैन भाषा, अपभ्रंश और प्रकृति में भी कई कृतियों की रचना हुई। इन क्षेत्रों में जैन विद्वानों ने उत्कृष्ट योगदान दिया। ओके। इनमें से जो है सबसे प्रसिद्ध जो थे हेमचंद्र द्वारा, जो अपभ्रंश के साथ ही संस्कृत में भी लिखते थे। हेमचंद्र नामक एक राइटर थे, वह अपभ्रंश भाषा में और संस्कृत भाषा में भी लिखा करते थे। ब्राह्मणी संस्कृति के पुनर्स्थापन के साथ ही उच्च वर्गीय लोगों के बीच संस्कृति ने प्रधानता प्राप्त कर ली थी और अपभ्रंश तथा प्राकृति को पीछे छोड़ दिया था। ब्राह्मणों के द्वारा इस समय संस्कृत का बोलबाला फिर से शुरू कर दिया गया था और अपभ्रंश जैसी भाषाओं को, प्राकृतिक भाषाओं को पीछे छोड़ दिया गया था। तथापि इन जन भाषाओं में साहित्य की रचना होती थी, साहित्य की रचनाएं हुआ करती थी प्राकृतिक भाषाओं और अपभ्रंश भाषाओं में। इन्हीं भाषाओं में से हिंदी, बांग्ला और मराठी जैसी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास का सिलसिला भी इसी काल में आरंभ हुआ। इसी काल में इन्हीं अपभ्रंश, संस्कृत और जो आपके ये थे प्राकृतिक भाषाओं में से हिंदी, मराठी, बंगाली जैसी भाषाओं का विकास शुरू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय। ठीक है। आइए उसके बारे में स्टार्ट करते हैं।